गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, द मॉडर्न पीरियड्स। आज मैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी शुरू करने जा रहा हूँ, यानी व्यापार से एक क्षेत्र या राज्य के। बोल रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द पावर ऑफ द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड. Aurangzeb's successors were weak and inefficient or ruling such a vast empire, which resulted in its disintegrations into a smaller kingdoms. These kingdoms were ruled by governors, nobles and jamidars. However, the lack of unity among these independent rulers gave rise to chaos and corruption, and in turn created administrative confusions. It was at these times that the European trading company came to India. ये बता रहा है आपको कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो कि 1707 में हुई थी, उसके बाद जो उसके वंशज जो थे, मुगलों का पतन होना शुरू किया और औरंगजेब के जो वंशज जो थे वो कमज़ोर थे और सक्षम नहीं थे इतने बड़े क्षेत्र या साम्राज्य पर शासन करने के लिए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि साम्राज्य जो थे, मुगलों का साम्राज्य जो था, वो बिखर कर छोटे छोटे साम्राज्य में बिखर कर टूट गया। बोल रहा है कि और ये जो साम्राज्य जो थे वो गवर्नर के द्वारा मतलब शासित होने लगे, यानी गवर्नर के द्वारा ही संचालित किया जाने लगा। हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंस जो थे, द लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग दिस इंडिपेंडेंट रूलर्स, परंतु ये जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्र जो शासक जो थे, इनके अंदर एकता की कमी थी, जिसके कारण, और इसके अलावा करप्शंस था, ठीक है, और उनके जिस तरह से वो शासन चलाते थे, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा हो, भ्रष्टाचार जो था बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूज़न जो था वो भी उत्पन्न होना शुरू हो गया, जिसके बाद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थे उनको ये अवसर मिला कि वो भारत में आ सके कमजोरी के कारण। बोरा वास्को डिगामा द पोर्टुगीज सेलर डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू द ईस्ट इन 1498 एंड ओपन अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड्स। बोरा के वास्को डिगामा जो कि पोर्टुगीज सेलर थे, पुर्तगाल के सेलर थे, ठीक है, जिन्होंने यूरोप से पूरब की ओर एक सी रूट यानी समुद्री रास्ता की खोज की थी 1498 में, और एक मौका दिया था जिससे कि वो लोग पश्चिम यूरोप से पूरब की ओर व्यापार कर सके। द पोर्टुगीज वर फॉलोड बाय ट्रेड ऑफ अदर यूरोपियन कंट्री एज वेल। इसके अलावा पोर्तुगीज जो थे वर फॉलोड बाय ट्रेडर्स, यानी पुर्तगाल के जो व्यापारी जो थे वो यूरोप से दूसरे देशों में इसी रास्ते से होकर व्यापार जो थे वो करते थे। पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC, a group of merchants form a private company, the English East India Company, in 1598 to trade with the eastern country. पूरा कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1598 में व्यापारियों के समूह के द्वारा एक कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी जो थी, उसको बनाई गई थी, जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बुरा इन 1600 द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ प्रथम गारंटेड अ चार्टर्स रिटर्न डिक्लेरेशन टू दिस कंपनी। बुरा है कि 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, इस प्राइवेट कंपनी को व्यापार करने की लिखित अनुमति जो थी वो दे दी थी। द चार्टर गेव इट द मोनोपोली टू इंगेज इन बिजनेस विद द ईस्ट, विच मीन दैट नो अदर कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड को ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्री। और इस जो डिक्लेरेशन जो दिया गया था, घोषणा जो किया गया था, इस घोषणा के तहत पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए केवल इसी कंपनी को अनुमति दी गई थी, और इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी जो थी वो यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी।
द कंपनी वॉज मर्चेंटाइज ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट्स. इट मेड प्रॉफिट बाई बाइंग प्रोडक्ट एट चीप रेट्स एंड सेलिंग दैम एट ए हाई प्राइस. बोल रहा है कि ये कंपनी जो थे एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, व्यापारिक कंपनी थी और इसका मुख्य जो इट मेड्स प्रॉफिट बाय बाइंग प्रोडक्ट्स, वो क्या करती थी कि कम कीमत पर उत्पाद को खरीदती थी और उसे ऊंचे दामों पर बेचती थी. फर्स्ट फैक्ट्री. बोल रहा है कि इन 1615 द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स फर्स्ट सेंट अ delegations to the court of Mughal Empire, Jahangir, for securing permission to set up the trading center और फैक्ट्री. हो रहा है कि 1615 में जो इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम जेम्स फर्स्ट था, उन्होंने एक डेलीगेशन जो था मुग़ल एम्पायर में अपने कुछ सचिव जो थे, मंत्री जो थे, उस जहांगीर से वार्ता करने के लिए उनके दरबार में भेजा था, जहाँ पे वो यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति चाहते थे. सर थॉमस रॉय वाज द हेड ऑफ द डेलीगेशन. और इस जो भेजा गया था डेलीगेशंस, इसका नेतृत्व जो था, इसकी अध्यक्षता जो होती थी, वो सर थॉमस रॉय के द्वारा की जा रही थी. द कंपनी वाज ग्रांटेड द परमिशन एंड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत. जहांगीर जो था, उन्होंने कंपनी को ये परमिशन दिया कि वो अपने फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, और इस तरह से भारत में सूरत में पहला जो फैक्ट्री जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था. पूरा इन 1662 द कंपनी In 1662, the company obtained Bombay from King Charles II and converted it into the Florism's Trade Center by 1668. पूरा 1662 में कंपनी जो थी उसने बॉम्बे ऑब्टेन बॉम्बे फ्रॉम किंग चार्ल्स II एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ फ्लोरिज्म ट्रेड सेंटर बाय 1688. पूरा 1662 से में कंपनी की जो थे, बॉम्बे में जो कंपनी जो थी, उसके जो प्रमुख जो थे किंग्स चार्ल्स II, उन्होंने धीरे धीरे अपना ट्रेड जो था वो 1688 तक आते आते उन्होंने अपना व्यापार जो था वो काफ़ी तेज़ी से फैलाना शुरू कर दिया था. द कंपनी आल्सो रिसीव 3 विलेज इन बंगाल, सुतांतुई, कालीकट and Govindpur, which collectively were called Calcutta. Factories were stabilized here also and were fortified. बोल रहा है कि 1688 यानी 1662 से लेकर, बोल रहा है कि 1662 में कंपनी जो थे उसने किंग्स चार्ल्स II से जो अधिकार जो थे वो प्राप्त कर लिए थे, और इसके अलावा ट्रेड जो था 1688 में, ट्रेड जो था बहुत तेज़ी से, उन्होंने व्यापार जो था बहुत तेज़ी से फैलाया था. कंपनी जो थी उसको 3 जगह, बंगाल में, कालीकट में और तीसरा गोविंदपुर में, इन 3 जगहों पर व्यापार करने की अनुमति जो थी वो प्राप्त हो चुकी थी. और इसके साथ ही वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो थी वो स्थापित कर दी थी और उसको चारों तरफ से जो था वो घेर दिया था. द फोर्ट अराउंड कलकत्ता ट्रेड पोस्ट वाज कॉल्ड द फोर्ट विलियम्स. पूरा कलकत्ता के चारों तरफ जो किला बनाया गया था, जो ट्रेड पोस्ट बनाए गए थे, उसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है. पूरा अदर ट्रेडिंग पोस्ट वर बिल्ड एट मद्रास, आगरा एंड मछलीपट्टनम. इसके अलावा दूसरे ट्रेडिंग पोस्ट जो थे वो मद्रास में, आगरा में और मछलीपट्टनम में बनाए गए थे. द कंपनी आल्सो सक्सीडेड इन गेटिंग अ फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब which gave them a right to trade duty free in बंगाल. इसके अलावा कंपनी जो थी उन्होंने एक फरमान जारी किया था जिस फरमान के जरिए
ये रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, शाही आदेश होते हैं। इस आदेश के तहत जो था, अब कंपनी जो है वो बिना टैक्स यानी बिना किसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात पर बिना टैक्स दिए ही वो बंगाल में व्यापार जो थे वो कर सकते थे। चलिए ट्रेड राइवल्स देखिए। पूरा सुन देयर स्टार्टेड एन एरा ऑफ कंपटीशन, इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क। पूरा जल्दी ही व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा जो थी वो बढ़ गई थी। एक ऐसा युग था जब कंपटीशन जो था काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी दूसरे देश के, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, यहाँ के भी ट्रेडर जो थे वो यहाँ पर व्यापार करते थे। और क्योंकि भारत जो था वो दो चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, एक कॉटन और दूसरा सिल्क। इसके अलावा कुछ मसाले जो थे उसके लिए भी भारत जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कैडोमम्स, पेपर्स, क्लोव्स, cinnamons, etc. For a mercantile trading company from many European nations began to arrive. बोरा यूरोप के बहुत से व्यापारिक कंपनी जो थी वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचना शुरू कर दिया। The charter from the Queen of England could not prevent traders from other European countries to venture into India. बुरा जो आदेश किंग एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था कि भारत के अंदर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगा, दूसरी कोई कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती है। फ्रॉम द किंग्स क्वीन ऑफ इंग्लैंड कुड नॉट प्रिवेंट ट्रेडर्स, वो व्यापारियों को प्रिवेंट बचाव नहीं कर पाए फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्री, दूसरे जो ट्रेडिंग कंपनी देश जो थे जो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे उससे वो उनको नहीं बचा पाए। एज अ रिजल्ट द डच ऑफ नीदरलैंड, द फ्रेंच, द डेनिश ऑफ डेनमार्क आल्सो केम टू इंडिया अराउंड द सेम पीरियड। जिसका परिणाम क्या हुआ कि ठीक उसी समय डच जो थे, डच, फ्रेंच, ठीक है, डेनमार्क आदि देशों के व्यापारिक कंपनियां जो थे वो भारत में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। दे स्टेबलाइज देयर ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के विभिन्न भागों में अपना व्यापारिक केंद्र जो था वो स्थापित करना शुरू कर दिया। दिस रिजल्टेड इन मोर बायर्स फ्रॉम इंडियन गुड्स एंड राइज इन प्राइस, ए हायर प्राइस मीन अ थिनर प्रॉफिट मार्जिन। बुरा इसका परिणाम क्या हुआ कि अब बायर जो थे यानी भारतीय सामान को खरीदने वाले जो थे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसके कारण सामान की कीमत जो थी वो क्या हो गई, ऊंची हो गई। इसका मतलब कि जब सामान की कीमत ऊंची हुई तो प्रॉफिट जो था वो कम हो गया। बुरा द पोर्तुगीज हु केम इवन बिफोर द ब्रिटिश, यानी पुर्तगाल के जो व्यापारिक जो थे जो ब्रिटिश से पहले आए थे, सेट अप देयर बेस एट कालीकट, उन्होंने अपना व्यापारिक जो बेस जो था वो कहाँ स्थापित किया था, कालीकट में। कालीकट, कोचीन एंड गोवा, 3 जगह उन्होंने अपना ट्रेडिंग बेस जो था वो स्थापित किया था। वाइल द डच स्टेबलाइज्ड देमसेल्फ एट सूरत, जबकि डच जो थे उन्होंने सूरत, बारूच और आगरा में अपना ट्रेडिंग बेस जो था वो स्थापित किया था। जबकि डच जो थे, द डच फॉर्म देयर ईस्ट इंडिया कंपनी सून आफ्टर द इंग्लिश इन 1602। बोल रहा है कि डच फॉर्म देयर ईस्ट इंडिया कंपनी, डच जो था जिसने द डच फॉर्म देयर ईस्ट इंडिया कंपनी, डच जो था उन्होंने अपना एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत जल्दी ही उन्होंने तैयार की थी। इस तरह की व्यापारिक कंपनी थी ये, ठीक है, 1602 में। एंड स्टेबलाइज देयर फर्स्ट ट्रेड सेंटर और फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम, और उन्हें अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो था, बेस जो था वो मछलीपट्टनम में शुरू किया था। हावेवर द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स टू द इंग्लिश इंडिया कंपनी वर द फ्रेंच ट्रेडर्स। हावेवर द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स, सबसे अगर कोई मजबूत अगर किसी से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था तो वो था फ्रेंच ट्रेडर से। यानी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन अगर कोई देता था व्यापारिक कंपनी तो वो थी फ्रेंच ट्रेडर्स की। बुरा द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 द फ्रेंच स्टेबलाइज देयर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ पौंडीचेरी। बुरा के 1664 में फ्रेंच ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्थापित की थी और
इसका पहला फैक्ट्री जो था वो पौंडीचेरी में बनाया था। दे सेट अप मोर फैक्ट्री लेटर एट चंदर नागोर्स, काइकल्स एंड यनाम। इसके अलावा माने पौंडीचेरी के अलावा उन्होंने और भी दूसरे क्षेत्रों में अपना जो बेस जो था वो स्थापित किया था। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच हैव स्टार्टेड एन इंटेंस रिवॉल्वरी। दिस रिवॉल्वरी कंटिन्यूड व्हेन दे बोथ ट्राइड टू स्टेबलाइज अ मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया। हो रहा है कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे धीरे धीरे उनके बीच में जो विरोध जो था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि दोनों ही भारत में एक छत्र व्यापार जो था वो करना चाहते थे। दिस culminated into the series of trade wars which aimed at gaining the maximum mercantile profit and possessions of colonies। बोल रहा है कि जिस तरह से दिस culminated into a series of trade wars, उनके बीच में व्यापारिक युद्ध जो था वो होना शुरू हो गया, और उनका एक ही एम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त कर सके। द गवर्नर जनरल्स ऑफ फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट जोसेफ डुप्लेक्स adopted some aggressive policy to fight the British, and thus happened the 3 successive Anglo-French war on the Carnatic Wars। बोल रहा है कि फ्रेंच के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम जोसेफ डुप्लेक्स था, उन्होंने कुछ एग्रेसिव नीति जो थी वो बनाई थी अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए। एंड दस हैपन द 3 सक्सेसिव, और इस तरह से अंग्रेज़ों और फ्रेंच यानी इंग्लैंड, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 3 वार जो था, लगातार युद्ध जो था वो हुआ था। चलिए आज मैं आपको इतना ही छोड़ रहा हूँ। अगले दिन अगले क्लास में मैं आपको अगले टॉपिक जो है उसके आगे बताऊँगा। थैंक यू।